नमस्कार दोस्तों। लैब असिस्टेंट जो फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है उसके लिए 3 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्पेस क्वांटाइजेशन। अब यहाँ से देखिए, जो हम लोग का सिलेबस था वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इससे पहले के जो 3 वीडियोस हैं उनमें इस चीज़ का आइडिया लेना ज़रूरी है कि जो वेक्टर मॉडल है उसके लिए किन किन टर्म्स की ज़रूरत है। तो देखिए, सिलेबस में भले ही कुछ भी लिखा हो, जैसे वेक्टर मॉडल से स्टार्ट किया हो, लेकिन ये टर्म समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे को आज हम लोगों का स्पेस क्वांटाइजेशन है, और जैसे ही हम लोग वेक्टर मॉडल तक पहुँचते हैं, वेक्टर मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग का काम होता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, किस तरीके से ठीक है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीज़ों को देखना। तो देखिए, जो स्पेस क्वांटाइजेशन है आप लोगों का, स्पेस क्वांटाइजेशन होता क्या है उस चीज़ को एक बार समझना। इससे पहले के वीडियो में हमने लार्मर प्रिसाइसन पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर लार्मर प्रिसाइसन समझ में ना आया हो तो फिर ये स्पेस क्वांटाइजेशन समझ में नहीं आएगा। स्पेस क्वांटाइजेशन समझ में नहीं आएगा तो फिर वेक्टर मॉडल समझ में नहीं आएगा। तो लार्मर प्रिसाइसन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। देखिए, स्पेस क्वांटाइजेशन में क्या है उस चीज़ को समझना एक बार, और हो सके तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की ये वाली बुक आप लोग खरीद लेना। ठीक है, देखिए, ये है एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ये राजकुमार करके, ठीक है, राजकुमार सर की जो बुक है इसको आप लोग जरूर खरीद लेना। देखिए, स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है उस चीज़ को समझना। जैसे इससे पहले के वीडियो में जब मैंने लार्मर प्रिसाइसन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि देखिए होता क्या है, जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, इस एटम को मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, बी वेक्टर। अब ये है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही एटम को, ठीक है, कहाँ पे को रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो ये जो ऑर्बिट है ना, ठीक है, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऑर्बिट प्रिसाइज करने लगती है। प्रिसाइज करने का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे आप लोग एक लट्टू घुमाते हो ज़मीन पे, तो वो क्या करते हैं, पहले तो कुछ देर तक वो तेज़ी से घूमता है, फिर क्या होता है कि जब वो तेज़ी से घूमता है तो तब तक एकदम स्ट्रेट होता है। जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती है वो इस तरीके से घूमते घूमते एक वक्त बाद क्या होता है, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से घूमना होता है ना, यही होता है प्रिसाइज करना। तो जैसे ही एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसकी ऑर्बिट इस तरीके से घूमने लगती है, ये इस तरीके से। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रिसाइज करना बोला जाता है। तो इसी को बोलते हैं लार्मर प्रिसाइसन, इसको बोलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि किस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है ये प्रिसाइज करती है। तो अब आज जो है वो है स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन क्या चीज़ होती है उसको समझना एक बार। देखिए, जब लार्मर प्रिसाइजेशन हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑर्बिट प्रिसाइज करेगी, ठीक, ये ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगी। जैसे होता क्या था, मान लीजिए ये ऑर्बिट थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई थी मैंने ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने की वजह से, ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, ये मान लीजिए ये ऑर्बिट है, इस तरीके से ऑर्बिट क्या कर रही होगी, प्रिसाइज कर रही होगी। अब प्रिसाइज करते हुए मैं दिखा नहीं सकता हूँ तो मैंने इसलिए उसको तिरछा दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के किससे पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने से, ठीक है।
तो ये जो एल वेक्टर है ये हमेशा ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है, सॉरी जिस प्लेन पे जो ऑर्बिट का प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहे हैं। बात समझ में आई? इतना पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। अब ये जो ऑर्बिट प्रिसाइज करेगी ना, ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल एंगल लिया था थीटा। तो होता क्या है, देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर पैकेट्स या फिर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, ठीक। तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि देखिए ये जो ऑर्बिट प्रिसाइज कर रही है, ठीक है, ये कुछ खास एंगल्स पे ही प्रिसाइज करेगी, ऐसा नहीं कि हर एक एंगल पे प्रिसाइज करेगी। ये क्या होता है, कुछ खास एंगल्स पे प्रिसाइज करती है। जैसे थीटा हो सकता है 35 डिग्री, 66 डिग्री, ठीक है, 114 डिग्री, तो कुछ खास एंगल्स पे प्रिसाइज करेगी। और ये जो एंगल की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं किस पे, क्वांटम नंबर्स पे। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो जो खास एंगल्स पे, ठीक है, ऑर्बिट का प्रिसाइजेशन होता है, इसी को बोला जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस मतलब कि स्पेस में कुछ खास एंगल्स पे क्या कर रही है, ये ऑर्बिट प्रिसाइज कर रही है, ठीक हो गया ना। तो कुछ खास एंगल्स पे ऑर्बिट का प्रिसाइज करना, और वो एंगल किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटम नंबर्स पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन चीज़ों पे, ठीक हो गया। तो ये एंगल, कुछ खास एंगल्स पे ऑर्बिट का जो प्रिसाइज करना होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्पेस क्वांटाइजेशन बोला जाता है। तो इसको अब आगे को समझते हैं कि ये किन किन एंगल्स पे क्या होगा, रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं, जैसे लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एल वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो एल वेक्टर है, इस एल वेक्टर को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये एल वेक्टर है, जैसे मान लीजिए यहीं पे को बना देता हूँ, ये एल वेक्टर है, ठीक। इसको अगर मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा तो एक इसका x कंपोनेंट होगा, एक इसका y कंपोनेंट होगा, ठीक है। जैसे 11th में वेक्टर का रिजोल्यूशन करते थे, ठीक उसी तरीके से जो कंपोनेंट इसका थीटा की तरफ होता था, ध्यान देना, एक कंपोनेंट कॉस में लिया जाता था, एक कंपोनेंट साइन में लिया जाता था। कॉस में कौन सा लेते थे और साइन में कौन सा कंपोनेंट लेते थे, ठीक है। तो जो कंपोनेंट थीटा की तरफ होता था वो कॉस में लिया जाता था, तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। और थीटा के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होता था वो साइन में लिया जाता था, एल साइन थीटा। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए एल वेक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट होगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं एल जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा एल जेड इक्वल्स टू एल कॉस थीटा, क्योंकि ये देखिए कहाँ की तरफ है, थीटा की तरफ वाला है ना, तो थीटा की तरफ वाला कॉस में बनता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एल जेड इक्वल्स टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो एल जेड इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर अलोंग, ठीक है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे को तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से कॉस थीटा कितना निकल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एल जेड, ठीक है, ये एल इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1, ये चीज़ बनी। उसके बाद देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने ना भी पढ़ा है तो इसको सिर्फ ऐसे समझना, ठीक,
क्योंकि इसमें हम इसको डिराइव नहीं कराने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो एल वेक्टर होता है, ठीक है, एल वेक्टर की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। एल वेक्टर और एल जेड, इसकी क्या होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एल वेक्टर है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी जाती है, ये दी जाती है, इसको आप लोग रट लेना, अंडर रूट एल +1, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इंटू h/2π, ये वैल्यू आप लोग रट लेना, ठीक। इसका जो भी डेरिवेशन होगा वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। अभी फ़िलहाल इन वीडियोस के बाद जो MSc फिजिक्स है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इवन जो आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट, या फिर UPSC मेंस के लिए जो आप लोग अगर ऑप्शनल चूज़ करते हो, तो मैं उसके लिए सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट एल +1 इंटू h/2π के बराबर होती है, ठीक हो गया। और ये जो एल जेड होता है, इस एल जेड की वैल्यू होती है ml इंटू h/2π, ठीक। तो यहाँ पे कोई स्मॉल एल है, देखो h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये आपको पता है, ठीक, पाई कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, इसमें भी कांस्टेंट हो गया, ये जो एल होता है, ठीक, तो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ स्मॉल एल, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एल होता है, ये होता है आप लोगों का, ये होता है क्वांटम नंबर्स, ठीक। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल क्वांटम, ठीक, नंबर। और ml क्या होता है, ml भी क्वांटम नंबर होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। और ये क्वांटम नंबर्स आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे। अगर क्वांटम नंबर्स क्लियर ना हो तो एक बार 11th के क्वांटम नंबर्स देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल क्वांटम नंबर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अभी नहीं बनाऊंगा, कुछ समय बाद बनाऊंगा। तो ml = कितना हो गया, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो cos थीटा = कितना निकल जाएगा, देखिए LZ/L है, तो LZ कितना है, ml इंटू h/2π अपॉन, ठीक है। देखिए L की वैल्यू क्या रखूँगा, अंडर रूट L +1 इंटू h/2π, ठीक। तो h/2π से h/2π कट गया, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा = ml अपॉन अंडर रूट L +1 इंटू अंडर रूट L इंटू L +1, ठीक है, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो देखिए इतना सब कुछ क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे कोई एक चीज़ ध्यान देना कि ये निकली cos थीटा की वैल्यू। अब cos थीटा की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उस चीज़ को देखो। ये डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, ठीक है, और स्मॉल एल यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इन दो चीज़ों पे क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है। अब हम लोगों को पता है, ये हम लोग ने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था कि L की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, L की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ml की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। एक बार याद करना वो वाले दिन जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अगर 2 है, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए ये जो वैल्यूज़ आती हैं L की एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, L की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो L है आप लोगों का, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है, अगर L है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन A 2L +1, ऑप्शन B 2L, ऑप्शन C, ठीक है, L +1, ऑप्शन D नन ऑफ दिस, कुछ इस तरीके से। तो ध्यान देना L की पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ml की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 2L + 1 वैल्यूज़, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 2L + 1 वैल्यूज़ होती हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल
एल अगर 2 है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ml जो होता है वो होता है -L से +L तक, -L टू +L। मीन्स L अगर 2 है तो ml की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ml इक्वस टू क्या होगा, -2, देखो -L से +L तक ना, -2, -1, -0, +1, +2, ये वैल्यूज़ आएंगी ml की। ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2L + 1, तो यानी कि L अगर 2 है तो 2 × 2 4 + 1 यानी कि 5, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 5 वैल्यूज़ आती हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले पे ठीक हो गया, cos θ = ml अपॉन इतना। L की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ये L की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ml की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, 5 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, -2, -1, 0, +1, +2, तो इसका मतलब L = 2 पे हमारे टोटल कितने एंगल निकलेंगे, 5 एंगल निकलेंगे। पहला एंगल निकलेगा -2 अपॉन ये करके, दूसरा एंगल -1 अपॉन ये करके। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर एंगल्स निकलेंगे। अब देखिए L = 2 के लिए कितने एंगल निकले, 5, तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट मैंने बनाई थी, ये 5 अलग अलग एंगल्स पे क्या कर सकती है, प्रिसाइज कर सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फिर देखिए इसके बाद जो अगले वीडियोस आएंगे, अगले वीडियोस में इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अगले वीडियोस आएंगे, अगले वीडियोस में क्या है कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे को पहुँच चुके हैं, ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन पे। इसके बाद कुछ एक आध एक फॉर्मूले हैं, उसके बाद सीधे वेक्टर मॉडल स्टार्ट होता है, और जैसे वेक्टर मॉडल स्टार्ट हो जाता है तो हम लोगों के न्यूमेरिकल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेक्टर मॉडल के जस्ट बाद आता है हम लोगों का ये LS कपलिंग JJ कपलिंग, और LS कपलिंग JJ कपलिंग से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि UK PSC का एग्ज़ाम है और जो सिलेबस में है वहाँ से क्वेश्चन आना 100% है। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन जो बनता है वो दरअसल LS कपलिंग से ही बनता है ज़्यादातर। ठीक, एग्ज़ाम में भी यही पूछे जाते थे। तो इसमें देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर L = 2, L = 2 के लिए ml = कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। अब ये पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हैं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos θ = कितना निकल जाएगा, cos θ ml यानी कि -2 अपॉन √2 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, -2 अपॉन √ ये निकल जाएगा 2 + 1 3 6 √6 निकल जाएगा। ठीक है, तो √6 निकल जाएगा। तो ये होता है दरअसल 145 डिग्री। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, 145 डिग्री। अब देखिए इतना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे निकल गया तो फिर मैं उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगा। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, कि आप लोग ये वैल्यू निकालो फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, इतना कुछ नहीं आने वाला है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से इसको आप लोग समझना। न्यूमेरिकल किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सेक्शन वाले वीडियो में कराऊंगा। ठीक, तो cos θ = एक तो निकला 145 डिग्री। तो वैसे ही cos θ की वैल्यू अगर कितनी होती है, -1 अगर मैं लूँगा तो -1 अपॉन √, ठीक है, ये हो जाएगा 1 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, ये बन जाएगा, L = तो 2 लिया था ना, 2, ये 2 होगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये बनता है तुम्हारा 114 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ही cos θ की जो वैल्यू है 0 अगर मैं लूँगा तो फिर ये 0 ही हो गया, तो ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर cos θ की वैल्यू ml की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो फिर से इतना आ जाएगा, 1 अपॉन √6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 66 डिग्री। और cos θ की वैल्यू ml = अगर मैं 2 लूँगा
ठीक है, +2 लूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस में आएगी 2/√6, ठीक। तो ये हो जाता है तुम्हारा 35 डिग्री। तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा, एल वेक्टर जो रिवॉल्व करेगा वो अलग अलग एंगल्स पे रिवॉल्व करेगा, और किस तरीके से रिवॉल्व करेगा यह फिगर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पे को फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो अब ये जो रिवॉल्यूशन होगा इस तरीके से होगा। देखिए जैसे ये है बी वेक्टर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, ये है बी वेक्टर। तो इसको मैं पूरा इस तरीके से नीचे तक दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये है एल वेक्टर, एल वेक्टर ऐसा दिखाया था, ये मैंने थीटा लिया था। तो फिलहाल देखो मैं एल वेक्टर जो थीटा की वैल्यू है ये ml=2 पे ले लेता हूँ, ml=2 पे लेता हूँ। तो ये है ml=2 पे 35 डिग्री, तो ये होगा 35 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ml=1 पे, ml=1 पे ये वाला एंगल देखिए, ये पूरा वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना, 66 डिग्री, ये निकला था यहाँ पे। फिर cos थीटा 0 पे, सॉरी cos 90 पे 0, तो ये ml=0 पे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होगा ml=0 पे, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर वैसे ही नीचे को करोगे तो ये आ जाएगा ml=-1 पे, ये बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ml=-1 पे, ये कितना बन गया, -1 पे 114 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 114 डिग्री। आप एंगल समझ ही गए होंगे, ठीक है। फिर वैसे ही ml=+1 पे, +2 पे, सॉरी -2 पे, ये -1 पे था, ये -2 पे, -2 पे कितना आया 145 डिग्री। तो ये पूरा हो जाएगा 145 डिग्री। तो इसका मतलब जो एल वेक्टर है ना, एल वेक्टर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ही रिवॉल्व करेगा। तो l=2 पे इन एंगल्स पे रिवॉल्व करेगा, ये इस तरीके से, ऐसा है तो इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक, या फिर इतने एंगल पे रिवॉल्व करेगा, या फिर इतने एंगल पे पूरा रिवॉल्व करेगा 90 डिग्री पे, या फिर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा, या फिर इस तरीके से, ठीक हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जो एल वेक्टर है ना वो कभी भी बी वेक्टर के, ठीक है, बी वेक्टर के पैरेलल नहीं होता, ठीक है। एल वेक्टर जो है वो कभी भी बी वेक्टर के पैरेलल नहीं होता। पैरेलल होने का मतलब फिर वो अपनी स्पिन पर रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये था आप लोगों का क्या, स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन समझ गए, कॉस थीटा की वैल्यूज़ किस तरीके से निकलती है समझ गए। देखिए इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।